7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हर्ष कुमार जी। हर्ष कुमार जी का स्वागत करता हूं मैं, और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपसे ये भी अनुरोध है कि कृपया दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट के लिए क्राउड फंड को पूरा करें। और रजिस्ट्रेशन की अब मुश्किल से 35 सीटें बची हैं, ये भी आपको बता दें। अरे वाह, तो बधाई हो। क्राउड फंड तो टारगेट से ऊपर चला जाना है सर, इस बार नहीं, पिछली बार की तरह ही। पिछली बार तो पहुंच गया था। देखिए 97% चल रहा है। हाँ तो सर हो ही जाएगा, अभी तो 1 महीना बाकी है सर, हो जाएगा। लेकिन तो ये एक बात अच्छी हुई कि डेट आपकी जो है वो क्लैश नहीं की बिहार से। हम लोग और आप लोग जो है इस बात से बड़े परेशान थे कि यार कहीं ऐसा ना हो रिजल्ट फंस जाए बीच में, और ऐसी बैठी कि जो फर्स्ट फेज होगा वो पहले हो जाएगा एक दिन, और सेकंड फेज बाद में होगा, और 2 दिन बाद होगा। और हाँ, चुनाव परिणाम जो है वो तो 5 दिन 5 बाद दिन होगा। बाद है। हाँ, मजे से उसका सर्वेक्षण होगा, बढ़िया कोई दिक्कत बढ़िया। नहीं है, कहीं हाँ किसी हाँ, प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। आइए आरंभ करते हैं आज का विषय। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि साहब के ये चुनाव होने वाले हैं बिहार के, और चुनाव की इस ठीक पूर्व संध्या को ये बीजेपी IT सेल जो है वो बीजेपी सपोर्टर से ही क्यों लड़ रहा है? जिधर देखिए उधर, चाहे वो मामला जो है वो अ, आपके चीफ जस्टिस साहब के जूते वाला प्रकरण हो, चाहे उसके बाद फिर आप देखिए ये ग्वालियर में जो मोहन यादव की वजह से जो हुआ, और उसके लिए फिर ग्वालियर का बता दूं आपको कि ग्वालियर में क्या हुआ था कि ये एक बहुत ही भयंकर जातिवादी चीफ जस्टिस सुरेश कैत था। उसने वहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगवाने का प्रयास किया था। तो वहाँ जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट अनिल कुमार मिश्रा जी, बहुत पावरफुल है वो, उन्होंने लगने नहीं दी। तब से जो है ये पूरा इकोसिस्टम उनके पीछे लगा हुआ था। तो वो उनको जो है वो अभी जब मोहन यादव ने अलग-अलग तरह से यहाँ पर एफिडेविट वगैरह दिए मध्य प्रदेश के रिजर्वेशन वाले केस में, तो उसको लोगों ने पकड़ लिया और कहा कि ये झूठे एफिडेविट क्यों दे रहे हो तुम, और आप जो है वो हिंदुओं के विरुद्ध बातें क्यों लिख रहे हो, हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध, भगवान राम के विरुद्ध बातें इसमें जो है महाजन कमेटी की रिपोर्ट है वो क्यों लिख रहे हो। तो वो मामला वो इतना बढ़ा कि अल्टीमेटली इन्होंने, अच्छा आपके OBC महासभा से खुले में मिल गए मोहन यादव। आपको तो न्यूट्रल रहना चाहिए ना, और उनके कहने से वकील लगा दिया P विल्सन, जो कि DMK का वकील था। फिर वो DMK का वकील लगाया, हल्ला गुल्ला हुआ, तो DMK का वकील हटा के फिर वापस तुषार मेहता को लगाया। तुषार मेहता ने चालाकी से मामला टलवा दिया बिहार इलेक्शन के बाद तक। ऐसे ही करते हैं सर ये लोग। उसमें और जो इन है जब लोगों के बयान आ रहे थे तो अनिल मिश्रा के पीछे पड़ गए कि साहब के हम अनिल मिश्रा को जो है वो जूतों की माला पहनाएंगे। हंगामा हो गया। फिर अमित मालवीय जो है उन्होंने बड़ा पोस्ट लिखा ज्ञान देते हुए। आप अमित मालवीय को जानते हैं, आप कितने ज्ञानी हैं वो। और क्या और ज्ञान क्या कि प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर अंबेडकर और हिंदुओं में एकता के प्रेरक सूत्रधार। सूत्रधार
अब आप ऐसी बात कहोगे जो कि फैक्चुअली बिल्कुल ज़ीरो होगी, तो उसमें तो उनका ट्विटर में कम्युनिटी नोट भी आ गया। ट्विटर में कम्युनिटी नोट लग गया। कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर हुआ कि साहब कि ये जो है वो सारे लोग चलो और अनिल मिश्रा को जूतों की माला पहनाओ। फिर उसके बाद फिर जूतों की माला पहनाने के चक्कर में दूसरी तरफ से भी लोगों ने पाला बांध लिया। आपको पता है कि ग्वालियर में ही जो सवर्ण आंदोलन हुआ था, उसके चलते ही इनको ईडब्ल्यूएस लाना पड़ा था, याद कीजिए। और इन्होंने गलती वो कर ही दी है, SC/ST एक्ट को ऐसा कर दिया है कि बिल्कुल वो एकदम से अत्याचार का एक पर्यायवाची बन गया। तो फिर भीम आर्मी वालों को कल अपना आंदोलन वापस लेना पड़ा। वैसे भीम भीम आर्मी वालों के बस की था भी कुछ नहीं सर। नहीं तो वो भाई बन रहा है ये तो ये भारतीय जनता पार्टी तो भीम आर्मी को चढ़ा रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लेकिन सर होने वाला कुछ था नहीं इनसे। भीम आर्मी वालों तो को तो यूपी ये में जो कोई नहीं सब चल पूछता। रहा है, इसको लेके मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये जो बीजेपी का IT सेल है, ये बनाया किस लिए गया है? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का आईटी सेल है वो इसलिए बनाया गया था कि ये जो है केवल जो इनके ट्वीट्स है और बीजेपी के जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनको हैंडल करें। जो ये अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, फैक्ट चेक करना चाहते हैं, इस तरह के काम करना चाहते हैं, उसमें ये बुरी तरह फेल है। और मुझे लगता है कि काफी समय से इन लोगों की कोई ऐसी जॉइंट मीटिंग वगैरह पहले हुआ करती थी कि जिसमें पार्टी की लाइन किस चीज पे क्या है, वहां क्या बोलना है आपको, वो अब बिल्कुल छोड़ दिया है इन्होंने कि साहब आईटी सेल पे जो अमित मालवीय जी हैं उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाए, वो अपना जैसे चलाएं चलाएं, पार्टी की लाइन से लगी चल रहे सर। आप तो अमित मालवीय की बात कर रहे हो, दीपिका पादुकोण को लेके जो जेपी नड्डा ने किया उसे बताओ कैसे माफ किया हाँ, जाए। ये वो भी कहता वो बताइए सर। दीपिका। वो मतलब नंबर 1 की वामपंथी वो आप याद कीजिए अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए वो जो गुलजार की लड़की ने बनाई थी उस पे एसिड अटैक पे, उसके प्रमोशन के लिए मूर्खों की तरह वो पहुंच गई थी जेएनयू में और वहां पे खड़ी होकर चले आई थी। वो भी परेशान थे, जेएनयू वाले जो कम्युनिस्ट बच्चे थे सारे, वो भी कह रहे थे कि भाई आप कुछ बोलो, तो वहां से 2 शब्द नहीं बोले गए थे। और इसे जो है ये ब्रांड एम्बेसडर और पता नहीं क्या बनाए जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा आवश्यकता जो है वो नड्डा जी को ही है कि साहब तो पहले भाई अपने मेंटल वो को तो जो है वो वो चेक जो करवा लें। बीजेपी का IT सेल चलता तो नड्डा जी की ही गाइडेंस में है। हाँ तो ऐसे लोग जब ऐसे ऐसे फैसले होंगे सर, तो फिर आप आईटी सेल को ही क्या कहेंगे। आईटी सेल में होता क्या है सर, आईटी सेल में देखिए होता क्या है, जो मास कॉम करके निकले हुए लड़के लड़कियां होती हैं या जो न्यूज चैनल्स में काम करने वाले लड़के लड़कियां हैं, उन्हीं को इन्होंने हायर किया हुआ है उन्हें। लेकिन आपको उस माइंड सेट के लोग ढूंढने पड़ेंगे जो किसी भी चीज को समझ सकें, और वो समझने वाली जो चीज है इनके पास है नहीं है। देखिए कांग्रेस को तो आईटी सेल कांग्रेस का क्यों भारी पड़ता है इन पे, कांग्रेस के आईटी सेल में उसे सब कुछ निगेटिव ही दिखाना है, उल्टा ही दिखाना है, झूठ सच कुछ भी हो। लेकिन यहां इन्हें बैलेंस करना है। कई कई जगह आप सरकार में हैं, सत्ता में है, कुछ स्टेट्स में आपकी सरकारें हैं, आपको उसके हिसाब से चलना है। ये वो चीज इनको मुझे लगता है कि सालों से नहीं बताई गई है मेरे ख्याल में। मैं तो ये देख रहा हूं कि पिछली बार जब बंगाल का चुनाव हुआ था, 5 साल ही हो गए धीरे धीरे, उसके बाद से आईटी सेल को लेकर लगातार इस तरह की बातें आती रहती है। कभी किसी यूट्यूबर को लपेट लेते हैं, ये किसी पत्रकार को लपेट लेते हैं, उन्हीं के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं जो कायदे से इन लोगों को हमेशा से सपोर्ट करते रहते हैं। और एग्जैक्टली वो कर रहे हैं ना। वो तो कहीं मुझको अटैक कर रहे हैं, कहीं आपके अजीत भारती को कर रहे हैं, कहीं अनुपम सिंह को कर रहे हैं। और जो लोग जो है वो माने जाते हैं कि साहब कि ये और कुछ हो या ना हो, ये कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, ऐसे बिल्कुल। लोगों को अटैक कर रहे हैं, और उनके ये पुराने हैं। मतलब ऐसे लोग हैं सर निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। हम तो अक्सर चर्चा करते हैं कि भाई आपसे हमें कभी को हमें कुछ चाहिए तो है नहीं, या जो राइट विंग वाले हैं उन्हें कोई आपसे चाहिए, या कोई आप जयपुर डायलॉग की तरह कोई सालाना सबमिट करके इन सब लोगों को सम्मानित करते हो, कुछ है तो अरे है हम नहीं तो आप लोगों सम्मानित के पास करते हो, करने आप के ये लिए। बताओ कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है जयपुर डायलॉग्स के प्रति, एक नया पैसा देते हो तो बताएं।
ये तो हमने पिछले हफ्ते भी की थी सर बात। आप ये बताइए, हमने पिछले हफ्ते शायद ये बात की थी। मैंने ये कहा था कि ऐसा तो है नहीं कि जयपुर डायलॉग को स्पॉन्सर करने के लिए जो है अडानी अंबानी आ जाते हैं या जियो वाला वहां पे अपनी ब्रांडिंग करने के लिए पहुंच जाता है जयपुर डायलॉग में। तो आप लोग अपने संसाधनों से, अपने संबंधों से हम उससे करते हैं हम सब कुछ। तो दान की भिक्षा मांग मांग के काम करते हैं। हाँ, और सर हमारी कम्युनिटी जो हमारे फॉलोअर हैं, सब हमारे कम्युनिटी है। सब्सक्राइबर। अरे हाँ, क्राउड फंडिंग की जरूरत क्यों पड़े अगर ये हाँ, स्पॉन्सर करवा दे तो। बिल्कुल ऐसा। आप अच्छा एक बार बताइए, इतने साल से सर ये इवेंट हो रहा है आपका, 2016-17 से कब से हो रहा है आपका? 2016 में पहली बार हुआ था। 16 से हो रहा है सर, 9 साल हो गए। 9 साल से इन्हें पता ही नहीं लगता, इन्हें किसी को पता ही नहीं है कि साहब राइट विंग का कोई इतना बड़ा होता है। कपिल मिश्रा आपके यहाँ आके जाते हैं, हर रेगुलर आते हैं, शायद इस बार भी आएंगे। सभी लोग तो आके जाते हैं, इसके बाद भी इन लोगों को पता ही नहीं लगता। और आप जो दूसरे लेफ्टिस्ट वाले होते हैं सर, इनके जो कॉन्क्लेव और ये लोग कराते हैं, तो आप उसमें देखिए, आप बड़े बड़े नेस्कैफे और बड़े बड़े ब्रांड्स को उसमें स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो इन इन लोगों का कोई बताने वाला तो कुछ है नहीं, ना इन्हें अकल है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बस चले जा रहे हैं, और एक बात, कोई आप एक गलत बात इनके बारे में कहे तो आपके पीछे पड़ जाएंगे। मैंने आपको शायद 2 हफ्ते पहले बताया था, 3 हफ्ते की बात हो गई, जब ये राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लगातार, तो मैंने आपको बताया था वो CSDS वाला मामला हुआ था ना, कि ICSR उससे जो है फंडिंग होती है, शिक्षा मंत्रालय HRD मिनिस्ट्री फंडिंग करता है, इसको बताया था मैंने। तो मैंने उस पर वीडियो का टाइटल ये लगा दिया था कि इस्तीफा तो कायदे से धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए, कि भाई आपको पता ही नहीं है इतने साल से कि CSDS आपकी नाक के नीचे काम कर रहा। अभय दुबे जैसे कम्युनिस्ट वहां पे बैठ के प्रोफेसर का सैलरी ले रहे हैं, आपके CSDS के ऑफिस में बैठ के चैनलों पे जाते हैं और गालियां देते हैं मोदी को। आपको ये बात तो पता ही नहीं है। तो मेरे पीछे पड़ गए, मेरे पास फोन करवा रहे हैं, हमारे कुछ सहयोगी दोस्त हैं, उनके पास फोन आ रहे हैं कि यार आप तो जो है बीजेपी को सपोर्ट करते थे, राइट विंग वाले थे, आप धर्मेंद्र प्रधान के बारे में ऐसे लिख दिया। मैंने कहा यार एक वीडियो का टाइटल लगा दिया तो तुम सारे के सारे चिल्लाने लगे हो। तुम्हारे बारे में 1000 वीडियो तुम्हारे समर्थन में बनाए हैं, किसी ने धन्यवाद हमें नहीं दिया आज तक। तो सर ये हम आप लोग जो कर रहे हैं, वो कहना आपका, वो बार बार आप भी कहते हो कि हम स्वतः सुखाए के लिए कर रहे हैं, हम तो इन लोगों का स्वांतः कोई सुखाय। स्वांत सुखाए के लिए कर रहे हैं इन स्वांतः लोगों सुखाय। का। जो तुलसीदास तुलसीदास जी जी कह ने गए कहा तो हम तो उसके लिए कर रहे हैं। अब ये लोग स्वांतः हमें सुखाय टारगेट करने तुलसी लग गए। रघुनाथ गाथा। कि मैंने जो है ये भगवान राम की गाथा जो है वो स्वांतः सुखाय लिखी है, किसी के कहने से, किसी के स्पॉन्सर करने से, किसी के उससे अब नहीं की मुझे है। लगता है सर, हमें राइट विंग वालों को भी एक ऐसा एक दिन एक बार बैठ के अपना कुछ IT सेल टाइप का एक हमें भी बनाना चाहिए। सबको बुला के एक मीटिंग करते हैं, दिल्ली विल्ली में कहीं बुलाते हैं और बात करते हैं कि यार सब मिलके एक साथ एक एक उस पे आओ, प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए हमें भी। इसमें बहुत सारे देखिए एक लोग हैं जो नहीं जुड़ रहे हैं। समस्या ये है कि हम्म, राइट विंग में भेड़ चाल नहीं है। ये हाँ, अच्छी बात है कि भेड़ चाल नहीं है। सही बात है। हाँ, राइट विंग वाले जो हैं वो अ, जो सोचते हैं, क्योंकि देखिए सनातन धर्मी है राइट विंग वाले, और सनातन धर्म में संवाद का एक एक संवाद की एक पूरी परंपरा है। यहाँ तो संवाद की इतनी परंपरा है कि भाई अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से ही प्रश्न पूछने लगता है। उससे कहते हैं ना तुम ये क्या बोल रहे हो, तो मैं नहीं करूंगा ये। हाँ, और फिर श्री कृष्ण उसको पूरा समझाते हैं, और समझाने के बाद कहते हैं कि भैया तुमको जो है मैंने गूढ़ से गूढ़ रहस्य बता दिया है, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। मैं कितनी बार हाँ, कहता रहता हूँ कि बिल्कुल। भैया आपको यदि समझना है तो दो चीज समझ लो। सबसे पहली बात कि अब्राहमिक जो रिलीजन्स है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इनमें आदेश है, आदेश। हाँ, सनातन ये धर्म यू में मस्ट डू। कहीं भी आदेश नहीं है, उपदेश है। हाँ, आप मानो तो मानो, ना मानो तो ना मानो। हाँ, यहाँ उपदेश होता है, यहाँ आदेश नहीं होता है। एक बात। हाँ, फिर हमारे सारे ग्रंथ में आप कहीं भी देख लीजिए, वहाँ कहीं भी प्रेस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा आपको, वहाँ केवल डिस्क्रिप्शन मिलेगा। हाँ, सही बात। इसीलिए जब डिस्क्रिप्शन होता है तो उसमें
भगवान की भी आलोचना हो जाती है। हाँ। मतलब भगवान के बारे में भी प्रसंग पूरा जो हुआ वो है, और उस पर लोग अपने विचार फ्रीली व्यक्त करते हैं कि साहब कि ये भगवान ने सही किया या गलत किया। आप ये उधर अरे नहीं कर सर, सकते, वहाँ जो कुछ भी इसी है वो प्रिस्क्रिप्शन है, दवा प्रिस्क्राइब्ड हाँ, है, यही खानी हाँ, पड़ेगी। हाँ, कड़वी हो चाहे मीठी हो यही लेनी पड़ेगी। हाँ, यही। तो इसलिए तो सर इतनी पुरानी चीज़ है, प प 20-25 हज़ार साल से जो चीज़ नहीं मिटी सर, वो ऐसे कैसे मिट जाएगी? इस तो पे तो इसलिए राइट विंग का एक कॉमन बना पाना मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि अभी ये जो प्रसंग हुए ना, ये आपके जैसे ग्वालियर वाला प्रसंग हुआ। हुँ, ग्वालियर में जो मैंने बताया एक अनिल मिश्रा जी वाला जो प्रसंग हुआ, उसमें जब हर तरह के लोग जो साथ में नहीं आते हैं, चाहे वो अजीत भारती हो, चाहे मैं हूँ, चाहे अभिषेक तिवारी हो, हर तरह के लोग आ गए कॉज़ के लिए। या कॉज़ के लिए तो एक हो जाएँगे, लेकिन आप कहो कि रोज़ जो है वो लेफ्ट की तरह वो एक टूल किट के हिसाब से चले, वो नहीं हो सकता है। हाँ सर, और हमारे पास कोई ऐसा वो है भी नहीं। लोगों की ये गलतफ़हमी है कि हमारे पास कहीं से कंटेंट या कोई मैटर हमें ऊपर से दिया जाता है और जिस पे हम बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिहार के जो लेके हम लोग इस समय कवरेज कर रहे हैं, अभिषेक तिवारी कुछ कह रहा है, हम कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, सब अपनी-अपनी राय उसमें व्यक्त कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने कोई टिप दी है कि साहब आपको ये बोलना है, आपको ये देना है। अब जैसे कई लोग कह रहे हैं कि साहब नीतीश में और इनमें झगड़ा चल रहा है, सीटों को लेके गड़बड़ चल रही है, चिराग पासवान ने ब्लैकमेलिंग कर ली, इस तरह की बातें जो लोग कह रहे हैं, तो वो सब अपनी-अपनी मर्ज़ी से कह रहे हैं। स्व स अपनी आज़ादी से कह रहे हैं, अपने सोर्सेज़ के हिसाब से कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को इस बात की परवाह नहीं है। अब जब मैं अक्सर किसी चैनल पे या किसी पे बात करता हूँ बिहार को लेके, तो मैं पिछले हुँ। काफ़ी दिनों से बल्कि महीनों से ये कह रहा हूँ कि मुझे तो इस बार लगता है कि साहब बीजेपी अपना सीएम बनाए। मैं बार-बार कहता हूँ ये बात, आपके चैनल पे भी कहा मैंने कई बार, अभिषेक तिवारी के शो पे भी कहा। तो लोग ये कहते हैं कि साहब आप गलत कर रहे हो, आप ऐसा कह के बीजेपी का नुकसान कर रहे हो। मैंने कहा भई कैसे? कि साहब बीजेपी तो यार हम समालोचक हैं, हम में नुकसान हो। हाँ, मैंने कहा कि यार हमें जो बीजेपी की सरकार बन जाएगी, हमें कौन-सा वो वहाँ पे मुख्य अतिथि का दर्जा दे देंगे या हमें कुछ दे देंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो चीज़ है, जैसे मैं महाराष्ट्र को लेके कई महीने से कहने लगा था कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे अब की बार। और अब देखिए, जिस तरीके से सीट शेयरिंग बीजेपी होके आई है बिहार में, सर पूरा समीकरण बन गया है कि इस बार नीतीश कुमार को सीएम ये बनाने के मूड में है नहीं। चिराग पासवान ने और बीजेपी ने फिर से हाथ मिलाया है। आप देखो, चिराग पासवान और बीजेपी दोनों मिला के 130 सीट तो इनकी होगी और 12 सीट जीतन राम मांझी और कुशवाहा की है। तो 142 तो टोटल इन्हीं के पास है सर। इन्हीं में से अगर इनकी काम चलाने लायक आएगी तो इन्हें नीतीश कुमार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग ये समझ ही नहीं रहे हैं। बहुत बड़ा इस बार बिहार में बड़ा बैलेंस हुआ है सर। ये एक बड़ा मैसेज है कि 101 सीट पे दोनों आ गए। वरना अभी नीतीश कुमार 5 दिन पहले 105 सीटें कह रहे थे कि हम 4 सीट ज्यादा लेंगे। बीजेपी ने जो है उसका अपनी चिराग पासवान को इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह कैश करा लिया कि नहीं साहब इन्हें ज्यादा देनी है हमें सीटें। उन्हें 5 सीट चिराग पासवान की बढ़वा के बीजेपी ने 101 करा ली दोनों की। तो सर, अब हम लोग इनके एजेंडे में ना फंसते हैं, ना हमें फंसना चाहिए। हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं अपनी जगह, और हमें हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, ना हमें किसी की जवाबदेही है। यही हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो बिहार की बात कर लें, तो बिहार जी, में जी। बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है, 71 सीट्स उन्होंने डिक्लेयर कर दी हैं और उसको जी, लेके जी। हंगामा मचा हुआ है। वो तो होता ही है सर। बीजेपी की एक खास बात तो है सर। हुँ। बीजेपी में मैंने देखा है, मैं 20-22 साल से तो मैं इनकी देख रहा हूँ, खास तौर से 2007 का जो यूपी का चुनाव हुआ था, तब से मैं लगातार इसकी रिपोर्टिंग कर ही रहा हूँ किसी न किसी मंच पे, अलग-अलग। बीजेपी में आज तक सर जो लिस्ट जारी होगी, टिकट नहीं बदलते। यही बीजेपी की सबसे बड़ी खूबी है। मायावती ने खूब बदले हैं, अखिलेश यादव बदलते हैं, लालू एंड पार्टी कांग्रेस में खूब बदले जाते हैं, टिकट आखिरी टाइम तक बदल देते हैं। लेकिन बीजेपी में जो लिस्ट आती है सर, मैं नहीं, आज मेरे ध्यान नहीं पड़ता कि कोई नाम कभी बदला हो बीजेपी ने एक भी। तो ये लिस्ट जो आई है अपना, वो ठोक बजा के दी है इन्होंने अपने हिसाब से। और इसमें तो कल ये भी खबर आ गई थी कि अगर आपको टिकट डिक्लेयर आज नहीं भी होती ना, ये 71 सीट जो आप बता रहे हो,
कल ये भी मैसेज कर दिया गया था 48 लोग के साहब आप जाके कल पर्चा भरो, सोमवार को और मंगलवार को। 2 दिन में ये कह दिया गया था, कल सोमवार की रात को, कि मंगल में आप पर्चा भरो या फिर बुध में भर दो। 48 नाम तो पहले से इन्होंने फाइनल कर रखे थे कि जिस पे कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, तो वो लोग तो पर्चा भरने ही थे। उसमें 22-23 नाम और जोड़ दिए इन्होंने आज। हाँ, लेकिन हमारे महान नेता राहुल गांधी जी कहाँ हैं? राहुल गांधी तो कल दिल्ली में ही थे सर, आज हरियाणा में गए हुए थे। आज आ गए क्या? ओहो, नहीं सर, वो मुझे पता ही आगे नहीं थे चला। आज। नहीं सर, वो परसों परले दिन आ गए थे। और आपको याद होगा कि संडे की शाम को तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव जो हैं, ये चार्टर प्लेन से शाम को आए थे यहाँ, क्योंकि एक तो आईआरसीटीसी वाला मामला जो है उसमें चार्जशीट फ्रेम हुई थी, तो इनका यहाँ मौजूद रहना दिल्ली में जरूरी था। ये वहां यहाँ पे आ गए थे। और ये भी तय हुआ था कि आरजेडी में एक बड़ा जो तबका है वो ये कह रहा है कि साहब आप लालू पे प्रेशर है इस बात का कि भाई आप एक काम करो कि सीट शेयरिंग के साथ साथ ये भी कर लो कि तेजस्वी ही सीएम होंगे, इस बात की मोहर लगवा लो हाईकमान से, कांग्रेस से। तो लालू ने जो है खड़गे से बात करी, तो खड़गे ने कहा कि भाई मेरे हाथ में नहीं है ये, आप आओ सीधे मैडम से मिल लो या फिर राहुल गांधी से बात कर लो। राहुल गांधी संडे में आ चुके थे दिल्ली में, तो ये लोग सब संडे में पहुंचे। लेकिन कल बताते हैं कि कल मंडे में इनकी कोई बात नहीं हुई, ना राहुल गांधी इनसे मिले और ना तेजस्वी मिला। तेजस्वी तो कल चला गया वापस। और लालू ने कल 8-10 लोगों को सिंबल जरूर बांटे थे शाम के समय कि भाई आप सिंबल ले जाओ आरजेडी का, जिनका उन्हें उसकी तो कंफर्म था। लेटेस्ट ये है कि वो सारे सिंबल तेजस्वी ने आके वापस ले लिए। अच्छा ये मुझे नहीं पता। अभी ये लेटेस्ट चल रहा था कि तेजस्वी अच्छा। ने सिंबल वापस ले लिए। लेकिन तेजस्वी तो कल चला गया था पटना वापस, अब वापस कब में ले लिए पता नहीं है। लेकिन आज राहुल गांधी वहां जाने वाले थे हरियाणा। वो जो आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया, वो हाँ जो हाँ, नहीं पूरन वहां कुमार जाके ने। मैं उसका स्टेटमेंट सुन रहा था, उसमें भी एक नया डेवलपमेंट हो गया, तो देखा आपने? क्या उसमें क्या हुआ सर? उसमें एक एएसआई ने जो अपनी उसने गन दी थी सुसाइड कर जिसने। लिया, अच्छा। जिसने वो रिकवरी को 2.5 लाख रुपए लेते हुए इसके जो है गार्ड को पकड़ा था, हाँ हाँ। इस भाई पूरन कुमार के, उसने सुसाइड कर लिया और लंबा चौड़ा नोट लिखा है, उसमें कहा है कि ये आदमी जो था ये करप्ट था और ये पकड़ा गया था और इसको पता था कि ये फंसेगा, तो इसलिए इसने सुसाइड किया और सुसाइड करके पूरे सिस्टम को गेम बजा दिया इसने, और अपने एससी एसटी होने का लेके और इस तरह से कर दिया। और जो बिजारनिया, अच्छा बिजारनिया जाट है, ये जिसने वो जो आत्महत्या की एसएसपी है था। ये भी जाट है। तो यहाँ तो दूसरा ही मामला बैठ गया पूरा का पूरा, ये मतलब बात पूरा सही जो भी है सर। मैंने इस पे वीडियो बनाया था अपने चैनल पे, ग्लोबल अर्थ पे। उसमें मैंने ये बात कही थी कि या तो ये बहुत ज्यादा ईमानदार था, ये बहुत ज्यादा बेईमान था। और देखिए अब ये उसी उसी नैरेटिव पे ये सारी कहानी जा रही है, जो आप बता रही है सारे उसी पे जा रहे हैं। क्योंकि अब तो हाँ सुसाइड वर्सेस सुसाइड हो गया। हाँ जी हाँ। बताओ आप, सुसाइड वर्सेस सुसाइड में किसकी बात चलेगी, क्या चलेगा? तो पूरा का पूरा, अच्छा इन्होंने तो, उसने बीजेपी तो वालों ने, इनकी तो प्लानिंग ये भी थी कि आज चिराग पासवान को भेज रहे थे ये पूरन कुमार के यहाँ मिलने के लिए। पता नहीं चिराग गया था पासवान चिराग गया कि नहीं। पासवान, अच्छा गया है चिराग गया भी था। पासवान। हाँ, गया अच्छा। था चिराग। हम्म, तो ये जो कुछ हुआ साहब के विषय, आप ये अच्छा मजाक बना लिया है ये भी कि साहब के सबके नाम लिख दो, सुसाइड कर लो पकड़े जाने के डर से, तो कोई तो पक्का भाई, लेकिन सर उसको उस 2.5 लाख बात रुपए का लेते हुए पकड़ा है। ना, और सर उस बात का क्या होगा? लोग कहते हैं कि आदमी जो है कम से कम मरते हुए तो उसे सच बोलना चाहिए। उस थ्योरी का क्या होगा सर? वो तेरी तो 50 बार गलत साबित हो गई, उसमें तो क्या है। और उसकी कमाल है बीवी साहब। आईएएस है, अब बीवी हाँ ये आईएएस, खुद आईपीएस, लेकिन हम्म, वो जो दलित वाला ठप्पा है वो जाता ही नहीं। बताइए सर। और डीजीपी को इन्होंने भेज दिया फोर्स लीव पे। डीजीपी को फोर्स लीव पे भेज दिया, बताइए आप। अरे भाई, डीजीपी के पास शिकायत आए तो वो कानून के मुताबिक नहीं करे क्या? वो कह दे कि नहीं साहब ये चूंकि एससी एसटी है इसलिए इसके लिए हाँ डिफरेंट लॉज अप्लाई होंगे, हाँ अगर वो सही पकड़ा बात जाए है। तो नहीं होगा। हमारे यहाँ हुए ऐसे केसेस। हम्म, एक इसी तरह से एक आईपीएस ऑफिसर है, वो बहुत ही निकृष्ट है, नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि हम्म, बड़ा ही
वो 1 मिनट में मुकदमे करता है सबके खिलाफ। अच्छा। और उसको तो डिसमिस कर दिया था सरकार ने, और डिसमिस करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिस्टोर कर दिया। पोस्टिंग उसको कोई देता नहीं, सबको पता है ये क्या करेगा, पोस्टिंग मिलेगी इसको तो। पोस्टिंग नहीं मिलती तो वो दिन भर जो है वो किसी के खिलाफ शिकायत, किसी के खिलाफ शिकायत, किसी के खिलाफ शिकायत। फिर ये अमिताभ ठाकुर टाइप बन जाते हैं ये लोग। अमिताभ ठाकुर टाइप बन जाते हैं। वैसे लेकिन एक बात है सर, आप भी इस माइंडसेट को जरूर कभी डिकोड कीजिए किसी वीडियो में, कि आईएएस और आईपीएस अफसरों में का ये क्या सिंड्रोम है इस तरह का, जिस तरह से ये नहीं, बिहेवियर ये जो एक पूरी सर्टेन थियरी टाइम है के ना बाद कि करने साहब लगते हैं। रिजर्वेशन से बराबरी आती है, ये थियरी ही गलत है। मैं तो आज तक ये जो है जो कॉम्प्लेक्स, अगर 2-4 अपवादों को छोड़ दें तो ये कॉम्प्लेक्स जाते हुए देखा ही नहीं लोगों में। और वो रहता बना ही ही रहता रहता है। है, बना ही रहता है। वो तो तभी वो जाएगा जब वो व्यक्ति अपनी मेरिट पे कम्पीट करके आएगा, तब उसका कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। हाँ, ये एक तरह से मतलब जेनेटिक कोड में वो शामिल हो जाती है चीज, वो बदलती नहीं है। तो ये जो अप्रोच है हमारे महान डॉक्टर अंबेडकर जी की देन है ना। डॉक्टर अंबेडकर जी के ऊपर यही तो विवाद चल रहा है। साहब वो संविधान निर्माता थे, लोग कह रहे नहीं थे। लोग कह रहे हैं कि साहब सर बी.एन. राव ने ड्राफ्ट बना के दिया था, तो निर्माता तो वो हुआ जो सबसे पहला ड्राफ्ट बनाएगा। हाँ, और 300-400 लोग और भी काम कर रहे थे उसमें, जो दिन भर बट माथापच्ची करते थे। 299 तो मेंबर ही थे, हाँ, 299 तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। मेंबर थे जितने जो चैप्टर दिन हैं, रात। जितने चैप्टर हैं, हर चैप्टर के लिए कमेटी थी। जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए सरदार पटेल की नेतृत्व में कमेटी थी। जैसे आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए नेहरू जी की नेतृत्व में कमेटी थी। तो हाँ, हर सही बात। चैप्टर के लिए अलग-अलग कमिटीज़ थी। वो कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस जो थे, वो आते थे। फिर वो जो ड्राफ्ट जो था वो रखा जाता था। ड्राफ्ट हाँ, किसने बनाया? वो जो पूरे ड्राफ्ट जिसके ऊपर बहस हुई है, वो सर बी.एन. राव का बनाया हुआ है। क्रेडिट अम्बेडकर साहब को चलता चला जा रहा है। नहीं, नहीं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, योगदान तो निश्चित रूप से था, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वो तो लेकिन सर, योगदान, जो लीडर होगा सर, वो तो उसका तो योगदान होगा ही, वो तो उसको लेकिन तो जाएगा ही क्रेडिट। आप उनका स्वयं का जो स्टेटमेंट है, 25 नवंबर को जब संविधान को अडॉप्ट किया गया, संविधान को स्वीकृत किया गया 1949 को, उस दिन जो उनका स्वयं का जो वक्तव्य है, वो पढ़ लीजिए। उन्होंने स्वयं ने सबको क्रेडिट दिया है। अरे वो तो लेटर स्टेज पे आए हैं ना। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में इलेक्ट हो गई थी, ठीक है सर। 1946 में इलेक्ट हो जाने के बाद में फिर झगड़ा चला वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का। जब 1946 में इलेक्ट हुई थी, तब डॉक्टर अंबेडकर चुन के आए थे बंगाल से। बंगाल में मुस्लिम लीग की सहायता से उन्होंने एज़ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और वहाँ से चुन के आए थे। फिर जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी, वो इंटरिम गवर्नमेंट ने ये तय हुआ कि भई कुछ सदस्य जो हैं वो कांग्रेस नॉमिनेट करेगी वाइसरॉयज़ काउंसिल में, और जो डिप्टी चेयरमैन होंगे, या जिसको डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हैं, वो तो नेहरू होंगे। लेकिन 5 या 6 सदस्य जो है वो मुस्लिम लीग की नॉमिनेट करेगी। तो मुस्लिम लीग ने डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी से एक व्यक्ति को नॉमिनेट किया, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, जोगिंदर नाथ मंडल। तो वो तो मुस्लिम लीग के साथ थे उस समय। फिर जब हो गया विभाजन, तो विभाजन के बाद ये हुआ कि साहब कि अब बंगाल और पंजाब, जहाँ का विभाजन हुआ है, वहाँ के जो मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो दोबारा चुने जाएँगे। तो उनकी सीट चली गई बंगाल की। फिर उनके जो है, जैसा कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने कहा गांधी जी से कि भई ये डॉक्टर अंबेडकर को तो बनवाओ। उनके मिनिस्टर थे वो, वाइसरॉय काउंसिल में मंत्री थे वो एक ज़माने में। 1942 के टाइम पे वो जो पूरी वॉर टाइम कैबिनेट थी, उसमें ही वाज़ अ मिनिस्टर। उनके बहुत प्रिय थे। और उनके जितने भी लेख हैं अंग्रेज़ों के प्रति, आप उनके जो अंग्रेज़ों के प्रति लाइकिंग देख सकते हैं। फिर ये
हुआ कि साहब कि वो गांधी जी ने सिफारिश की कि नहीं भाई इनको लो, लिया गया। फिर ये अगस्त में इन्होंने काम शुरू किया 1947 में। हाँ, वो तो और बाद में, जो ड्राफ्ट वो तो कॉन्स्टिट्यूशन था, लिस्ट में नाम गांधी जी ड्राफ्ट के कहने पे ही आया। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सर बी.एन. राव ने उससे बहुत पहले तैयार करके दे दिया था। तो अब सही ये जो बात। कहते हैं ना कि नहीं साहब जो कुछ है वो सब वही, नहीं, किसी को योगदान से परहेज नहीं है, लेकिन तुम यही कहो कि साहब एक ही व्यक्ति सब कुछ कर सबने किया, बाकी किसी का कोई योगदान नहीं, ये हाँ, कौन वो माने? गलत है, बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं मानेगा जी। तो ये बात है। अब फिर से चलते हैं जरा बिहार के ऊपर। जी, जी, जी। तो बिहार में बताइए सब, कांग्रेस कितनी सीटें ले रही है? सर कुछ कांग्रेस का तो बताते कि तेजस्वी यादव 50-52 से ऊपर देने के लिए तैयार नहीं है। शुरू में तो 52 पे ही अटक गए थे। तो कल शाम खबर आई कि 55 मिलेगी। इधर कांग्रेस वालों ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है कि हमने 76 नाम फाइनल भी कर रखे हैं। अगर आप हमारे हिसाब से नहीं करोगे तो हम इन 76 से कह देंगे जाओ पर्चा भरो। दरअसल इसमें कोई शक नहीं है कि एनडीए ने पहले सेटलमेंट करके अपना डिक्लेयर करके इसमें एज तो ले ली है। इंडिया अलायंस वाले जो हैं अभी किसी भी सेटलमेंट पे नहीं पहुंचे। वहां पे जो मुकेश सैनी है उसने सबसे ज्यादा रायता फैला रखा है। वो कह रहा है कि कुछ भी हो कुछ ही हो जाओ, मैं तो डिप्टी सीएम बनूंगा और पहले डिक्लेयर करो मुझे। वो कहते हैं ना कि गांव बसा नहीं है, वो मंगते पहले आगे। तो वो वाली कहानी मुकेश सैनी ने वहां कर रखी है। तो दरअसल क्या है कि उससे उससे ज्यादा सेटलमेंट है नहीं, उल्टा चलता है कहानी। वो जितना प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है मुकेश सैनी, उसकी सीटें वो उतनी कम कर देंगे। और उधर 20-21 कैंडिडेट तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी से डिक्लेयर कर दिए। जनशक्ति जनता दल वो क्या वो बनाई तो कह रहा है 100 उसने। सीटों पे चुनाव लड़ाएगा। हाँ बिल्कुल, वो तो उन सब सीटों पे लड़ाएगा जहां आरजेडी वालों के जीतने के चांस हैं। तो वो तो सब जगह लड़ाने वाला है कैंडिडेट। साथ कुछ नहीं है, कहानी एक तरफा नजर आ रही है मुझे तो अभी तक। प्रशांत जो जिस प्रशांत तरीके किशोर से नैरेटिव, सबसे सबसे पहले अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहा है। हाँ प्रशांत किशोर ने तो 116 में से 21 मुस्लिम दिए हैं टिकट। उसने तो आरजेडी का भट्टा बिठाने की ओर, देखिए वो जो राघोपुर जहां से तेजस्वी लड़ता है वहां कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं किया। अभी प्रशांत किशोर ये कह रहा है, जब भी मीडिया वाले पूछते हैं कि भाई आप भी चुनाव लड़ोगे, कहता है नहीं मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। तो उससे पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कि मैं नहीं बनूंगा, कोई भी बन जाए मेरी पार्टी से। और मुझे यह लग रहा है कि वो इंतजार कर रहा है कि तेजस्वी नामांकन करे और राघोपुर सीट से लास्ट दिन जाके प्रशांत किशोर उसके सामने लड़ जाए कि भाई तेजस्वी को नहीं जीतने देना आपकी बार। और मैंने देखे उसकी जो अपनी जन स्वराज यात्रा निकाली थी, उसने सब जगह यही नैरेटिव चलाया था कि भाई आप किसी को भी वोट दे दो, कांग्रेस को दे दो, आरजेडी को दे दो, जीतन राम मांझी, किसी को भी दे दो, नौवीं फेल ही बनेगा आपका मुख्यमंत्री। तो उसने तो शुरू से ही तेजस्वी को अपना टारगेट बना रखा है प्रशांत किशोर ने। ये प्रशांत किशोर का जो अभी फिलहाल टिकट बांटने का ट्रेंड मैं देख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि उसका एकमात्र टारगेट यही है कि वो आरजेडी को ज्यादा से ज्यादा डैमेज करने की कोशिश में है। और उसका टारगेट यही है कि आरजेडी का विकल्प बना जाए। वही जैसे कहानी सब केजरीवाल की हुई थी, कांग्रेस के सारे वोट मिले थे केजरीवाल को दिल्ली में शुरुआती दौर में। सारा वोट बैंक जो है वो कांग्रेस वाला ही तो शिफ्ट हुआ था केजरीवाल को। कांग्रेस जीरो हो गई थी, केजरीवाल हीरो बन गए थे। तो प्रशांत किशोर का तो ट्रेंड वही लग रहा है कि वो आरजेडी को मैक्सिमम डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। देखो सर 116 में से 21 मुस्लिम है, कम रेशो नहीं है सर। ये 20% के आसपास का बैठ रहा है, 20-22% के आसपास का रेशो। तो इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है सर। कई लोग कह रहे हैं साहब प्रशांत किशोर तो बड़ा पॉपुलर है। देखो आप, ये जो जितने भी चैनल्स जो है ना, ये जो ओपिनियन पोल्स दे रहे हैं, वो प्रशांत किशोर को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर से दोस्ती है सर इन लोगों की सबसे। ये जो इनकी कंपनी थी प्रशांत किशोर जिसमें थे, अब कहते हैं कि मैं नहीं रहा, इपेक क्या नाम था उसका, उसके तो सबसे बड़े अच्छे रिलेशन थे। और ये मीडिया मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा था। इन सब लोगों का प्रशांत किशोर की टीम के साथ उठना बैठना था दिल्ली में बढ़िया। तो ये प्रशांत किशोर को तो हाईलाइट करेंगे। और देखिए सर, इस देश में जो लेफ्ट लॉबी है
वो ऐसे हर आदमी को सपोर्ट करती है जो बीजेपी को या मोदी को चैलेंज करने के लिए तैयार हो। वो सब लॉबी उसके पीछे हो जाती है। केजरीवाल के साथ सारे लेफ्टिस्ट जुड़ गए थे, ऐसे ही मुझे लग रहा है प्रशांत किशोर के साथ भी जुड़ते होने जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर सर, पता नहीं मुझे क्यों लगता है बार बार, पता नहीं प्रशांत किशोर का खाता भी खुलेगा या नहीं, मुझे तो लगता नहीं है खाता भी नहीं खाता खुलेगा। खुलेगा। नहीं सर, पता नहीं क्यों मुझे लगता है, हालांकि मुझे बिहार की कोई इतनी डेप्थ जानकारी नहीं है अभी, पता नहीं कैसे कैंडिडेट होंगे, चुनाव कैसे चलेगा। हो सकता है कि 6 नवंबर के आसपास जब आपसे मुलाकात हो तब तक कुछ चीजें बदलें, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो प्रशांत किशोर का जो है ना कैंडिडेट ऐसे ही है सब, जैसे यूपी में कांग्रेस वाले खड़े कर लें 2-4-5 हजार वाले, इस तरह के नजर आ रहे हैं सर। और यह है कि क्योंकि बिहार में क्या कहना चाहिए कि कई धड़े हैं, उसमें हो सकता है कि वो किसी का डैमेज कर दे, लेकिन वो अपने आप को कुछ मेक करके आगे आ जाए या अपने कुछ पोजीशन बना ले, ऐसी पोजीशन नजर नहीं आ रही सर। बाकी आप बताइए अपना आकलन प्रशांत किशोर को लेके, क्या लगता है आपको? प्रशांत किशोर मुझे तो नहीं लगता बहुत कुछ करेगा, क्योंकि जिस हाँ, तरह से सीटें उसने डिक्लेयर की हैं उस तरह से मुझे मोटा मोटा, इन डेप्थ तो बाद में इसकी एनालिसिस करेंगे, मोटा मोटा तो ऐसा लगता है कि साहब की वो शायद गठबंधन को, महागठबंधन को ज्यादा नुकसान करेगा। ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। जी जी, यही तो कह रहा हूं मैं, बिल्कुल महागठबंधन को हम्म, ज्यादा नुकसान होगा। और वैसे भी आरंभ से तो एडवांटेज एनडीए को ही दिख रहा है। वैसे सर एक और एक और बड़ी चर्चा है दिल्ली में। हम्म, चर्चा ये भी है कि बीजेपी में और चिराग पासवान में अंदर खाने कुछ समझौता हुआ है, कुछ पैक्ट हुआ है कि अगर सरकार बनाने की मौका है तो चिराग पासवान का नाम सीएम के रूप में चलाया जाए। और बीजेपी में कई सपोर्टर ग्रुप हैं चिराग पासवान के, जो इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? बीजेपी के पास अपना नाम तो कोई है नहीं। ये करते नहीं है नॉर्मली इस तरह से, आज तक तो हम्म, कोई हिस्ट्री है नहीं इस तरह की। हाँ है नहीं, मैं भी यही कह रहा था उनसे, मैंने भी यही कहा जो हमारे मित्र थे, मैंने कहा अकेली यार ऐसा है हिस्ट्री जो कौन। है वो, अकेली हिस्ट्री जो है वैसे वो है भी बिहार में, कि कम होते हुए भी नीतीश कुमार को बनाया था। हाँ। दूसरी हिस्ट्री जो है वो शिंदे की है। हम्म। शिंदे वाला तो खैर लेकिन केस ही अलग था, हाँ, वो तो अलग ही वो केस था। शिंदे को भी वहां अब तो पहले बना के फिर बाद में उसके नीचे से भी दरी खींच ली। हाँ, हाँ, वो तो प्लान था कि वहां तो ठाकरे से पीछा छुड़ाना था किसी भी तरह, एनी हाउ उसे खत्म करना था, उसमें तो ये सक्सेसफुल रहे। लेकिन हाँ सही कह रहे हो कि आप, ऐसा कुछ लग नहीं रहा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे कि साहब ये जो सीट शेयरिंग वाला मामला था, चिराग पासवान की सीट नहीं बढ़ती, नित्यानंद राय और कई लोग हैं जो चिराग पासवान के बड़े करीबी हैं, इन लोगों ने सीटें बढ़वाई हैं चिराग पासवान की। जब ये रामविलास पासवान वाला बंगला खाली कराया गया था तो बताते हैं कि वो जो सामान था सारा नित्यानंद राय के घर पे गया था उस समय। तो उनकी जो है ट्यूनिंग ठीक है, चिराग पासवान से सीट शेयरिंग को लेकर बात भी वही कर रहे थे। तो एक एक दड़ा है इस तरह का जो बातें करता रहता है। लेकिन चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में इस तरह की चर्चाएं, र्यूमर्स से तो चलते ही रहेंगी। और बाकी तो सब 14 नवंबर को ही पता लगेगा कि कौन बनेगा कौन नहीं। उसने, तेजस्वी यादव ने देखिए नाम चलाया था, अभी बीजेपी के हेल्थ मिनिस्टर रहे मंगल पांडे, और काफी यंग ही हम्म, हैं, 52-53 साल के हैं, एमएलसी थे, उन्हें टिकट दे दिया बीजेपी ने चुनाव ईवान लड़ा से। रही है। हाँ, सिवान से टिकट दे दिया। तो वो तो शुरू से कह रहा है कि तेजस्वी के साथ बीजेपी ने तो अपना सीएम तैयार कर रखा है, ये विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी वैसे ही खुश हो रहे हैं, ये बनेगा पांडे। तेजस्वी ने तो कई बार कहा मीडिया वालों से कि बीजेपी ने तो पूरी तैयारी कर रखी है कि महाराष्ट्र मॉडल यहाँ अडॉप्ट करेंगे। मजा आएगा सर, 14 नवंबर मजा को आएगा, आप देखिएगा थोड़ा आप ये आगे लोग। चलें तो महागठबंधन की सीटें वीटें डिक्लेयर हो जाएं, उनका जो है वो चल हाँ, जाए, आपस में उनके झगड़े वगड़े दिख जाए, उसके बाद फिर तय करेंगे। अरे सर अच्छा, उनका। एक साहब आपके जो है ये हमारे जो फेमिनिस्ट हैं भारत के, इन्होंने बड़ा बवाल मचाया कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने उनको उनको अफगान एम्बेसी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें नहीं बुलाया।
लेकिन बुला लिया फिर अच्छा, वो दोबारा। उन्होंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बुला भी लिया। हाँ। और उसमें उन्होंने कुछ उल्टे-पुल्टे सवाल भी पूछे। खैर, हम्म। वो तो था। लेकिन ये जितने भी फेमिनिस्ट चिल्ला रहे थे कि साहब कि अफ़गानिस्तान तालिबान ने देखिए हमको नहीं बुलाया और ये जो है इसमें मोदी की साँठ-गाँठ है, ये मोदी ने इनको नहीं कहा। मोदी कह रहा है यार वो अफ़गानिस्तान टेरिटरी है, वहाँ वो क्या करेगा अपने घर में मैं इनवाइट करूँ उनकी कल मर्जी, अपने घर में और सर हम केवल उनकी एम्बेसी है। मैं केवल पुरुषों को बुलाऊँ अपने घर में, तो साहब हाँ, हमारे पड़ोस में सब लोग कहने लगे कि साहब महिलाओं को क्यों नहीं बुलाया? ये तो कोई बात नहीं हुई। चलो, हाँ, हाँ। लेकिन फिर लेकिन महिलाएं कैसे आ गई? नहीं, नहीं, दोबारा जब उन्होंने किया वो अपना ताजमहल का दौरा कैंसल करके दोबारा बुलाई और हम्म। दोबारा जो है वो महिलाओं को बुलाया ये और सर, उनको ये सर, फ्रंट ये सीट में बैठाया। हाँ, ये तो उनको सरकार फ्रंट के, सी ये तो इन्होंने फिर एक्टिव हुए ना ये। देखिए तो क्या है, उस उनको समय फ्रंट तो सीट पता में नहीं लगा। बैठाया। चलिए नहीं, नहीं, ये तो बात ठीक है। मैं तो दूसरी बात पूछ रहा हूँ। मैं तो पूछ रहा हूँ कि ये जितने लोग हल्ला कर रहे थे कि साहब कि अफ़गानिस्तान ने महिलाओं को नहीं बुलाया, वो जब ममता बनर्जी ने वहाँ पर स्टेटमेंट दिया दुर्गापुर रेप कांड में कि साहब की लड़की को अकेले नहीं 12 बजे निकलना के बाद चाहिए ना था, निकले। तो इन्होंने सबने फेविकॉल पी लिया। हाँ। और सर ये जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली करके गया है ना मुत्ताकी, हाँ, उस दिन ये यहाँ आया था हमारे बगल में, देवबंद में। उस हाँ, वहां तो कोई भी औरत नहीं थी इसके स्वागत में। बताइए और किसी ने कुछ नहीं कहा। वहां किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे सर वो तो सब मोदी को घेरने के चक्कर में है, और देखिए उन्होंने फिर लिया। और ये मीडिया वाले भी बदमाश हैं। ये जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें जितने भी चैनल या जितने भी न्यूज अखबार के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने जानबूझ के सबने महिलाओं को ही भेजा। उसमें 95% महिलाएं थी, 4 या 5 ही आदमी थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी ही हुई थी। नहीं, लेकिन सर ये अधिकतर बढ़िया। प्रश्न तो महिलाओं ने ही पूछे वहाँ पे। हाँ, लेकिन ये सर वैसे ये इस स्टेप को आप क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको ये, जो इसके लिए विशेष इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल से परमिशन ली से यहाँ बुलाने की मुत्ताकी को, इसके नहीं, इसके नहीं, ये बारे में बड़ा आप गेम है कैसे साहब, मानते ये बड़ा हैं? बड़ा गेम है। गेम है सर। मुत्ताकी हाँ, जो है यहाँ 7-8 दिन के लिए ऐसे ही नहीं आया है, वो पूरा का पूरा हाँ। रीसेट हो रहा है और वो हम्म। पूरा रीसेट जो हो रहा है वो आपको पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाकिस्तान। दिख भी रहा है। वहां तो खूब धूम धमाका कर रखा है इन्होंने, जम बवाल के मचा हुआ है। और ये पंजाबी फौजें जो हैं, आपको पता हम्म। है पंजाबी मुसलमान की एक ही ख़ासियत है, उसको सबसे अच्छा आता है सरेंडर करना, वो सरेंडर कर के भाग रहे हैं। तो वो काम तो वो बहुत अच्छी तरह से करते ही हैं। बढ़िया तो बढ़िया लगा मुझे भी। मैंने भी इस पे वीडियो भी बनाया, मैंने बड़ा अच्छा, लोगों ने पसंद भी किया उसे। और हुँ। ये कोई आसान नहीं है कि आप नो नो पूरे 7 दिन की परमिशन ली है, 16 तारीख तक रहेगा ये मुत्ताकी यहाँ पे। और ये कोई सर नया स्टैंड नहीं है। लोग इसे दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि सब तालिबान है, ये है, फलाना है। अफगानिस्तान को बेसिकली, अफगानिस्तान को सपोर्ट करने का स्टैंड तो आप जानते हैं कि पहले से है इंडिया का। कितना इन्वेस्ट वहां इंडिया ने कर रखा है, अरबों खरबों डॉलर वहां पे हमने लगा रखे हैं। वहां की क्रिकेट टीम हमारी बनवाई हुई है। वहां की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को हम आईपीएल में परमिशन देते हैं खेलने की। पहला टेस्ट मैच हमने उनके खिलाफ खेला है, अफगानिस्तान वालों के खिलाफ। तो ये अगर ओवरऑल आप अफगानिस्तान की बात करें, तो अफगानिस्तान को लेकर कोई भारत का ये नया स्टैंड नहीं है। वो अलग बात है कि तालिबान की वहां सरकार आई, इस दौरान सत्ता परिवर्तन हुआ, तो लोग दूसरे तरीके से देखने लगे चीजों ये लीजिए साहब के एक समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव मुस्कान मिश्रा को पद से हटा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करके फ़ोटो डाली थी। को। बताओ साहब, इतना बड़ा काम जो आज तक अखिलेश यादव ने नहीं किया, वो उन्होंने कैसे कर दिया। लेकिन ये तो अच्छा, राम ये मंदिर में आपके तो ये एक प्रसाद घूम के आती है। मायावती के उसके बाद से अखिलेश के यहाँ तो हड़कंप मचा हुआ है। मचा हुआ है सब, पूरा पूरा हड़कंप मचा हुआ है। और मायावती ने उस कार्यक्रम में इनको खूब सुनाई है जम के। और योगी जी के और इनके कार्यकाल की उन्होंने तारीफ भी कर दी। उन्होंने कहा कि कम से कम हम ये तो नहीं करा कि उन्होंने अंबेडकर का जो ये ग्राउंड है इस पे टिकट तो नहीं लगाया योगी जी ने। कम से कम अखिलेश यादव ने तो टिकट लगा दिया था और मेंटेनेंस कुछ नहीं था। और ये बात सही है कि ये जो अंबेडकर कार पार्क बना हुआ है लखनऊ में, योगी जी ने तो इसका बढ़िया रिनोवेशन और साफ सफाई बढ़िया रखी, मेंटेन रखा। और सर एक चीज बताइए, जो चीज प्रॉपर्टी बन गई,
सरकार के पैसे से या जैसे भी बनी है और सरकार की ही प्रॉपर्टी है, उसी की जमीन पे बनी हुई है, उसे बर्बाद करने से क्या फायदा? एक जगह तो बनी हुई है, कुछ भी कर लो आप वहां पे, तो कोई नाम थोड़ी लिख गया कि वो मायावती की या बसपा की होगी। तो मायावती ने अपने हिसाब से सेटलमेंट सही किया, लेकिन मायावती की साथ समस्या सबसे बड़ी यही है कि वो अपनी पार्टी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, अपनी जो उनकी लीडरशिप है, उसके भतीजे की और इन सब की, उन सब को लेके वो कोई रास्ता नहीं पकड़ पा रही है कि किस लाइन पे चलना है, आगे करना क्या, लाइन नहीं ढूंढ पा रही है अपनी। ये दिक्कत है मायावती के साथ। हाँ, मायावती का लेकिन रैली तो बड़ी जबरदस्त हुई सर। रैली जबरदस्त हुई, वो रैली जबरदस्त हुई। इसका ये दिखाता है ना कि भाई काडर अभी भी है, काडर अभी भी मरा है, और नहीं, ये जो पीडीए वाली मरा नहीं कहानी है। है अखिलेश यादव की, इसमें कोई दम नहीं है अब। ये भी बात है इससे कि इसमें कुछ दम नहीं है पीडीए वाली में। किसके दम पे ये पीडीए पीडीए चिल्ला रहा है नहीं कोई इसके साथ। आजम खां के सामने तो नाक रगड़नी पड़ी। आजम खान ने कह दिया कि साहब वो जो मौलाना है उसे लेके साथ मत आना मेरे यहाँ, उसे नहीं लेके आए, उसे बरेली छोड़ आया। ये वो जो है नहीं मस्जिद वाला, वो रामपुर का एमपी नदवी, तो आजम खान से जब ये मिलने के लिए गए अखिलेश यादव, और आजम खान ने कह दिया कि 2 आदमी हैं, तीसरा ना है कोई भी। तो हिम्मत नहीं हुई अखिलेश यादव की उसे साथ लेकर चला जाए, और रामपुर का सिटिंग एमपी है। करेक्ट। जी आइए आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और सर आपसे भी निवेदन है, इन आईटी सेल वालों के चक्कर में मत पड़ो आप लोग। अपना काम करते रहो। बाकी जो अरे यूट्यूबर्स हैं उनसे भी निवेदन है। उन्होंने हमारे ऊपर छींटाकशी की, तब तो फिर तो जवाब देना पड़ेगा ना। अरे सर इन्हें अवॉइड कीजिए, कुछ नहीं होता, ये सब बेवकूफ क्यों लोग छोटा छींटाकशी करते हैं? हैं। चलिए साहब। छठे शाठ्यम समाचरेत विदुर नीति।